हेलो। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म। इसका क्या मतलब होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, न्यायिक सक्रियता जो होता है उसका अगर अर्थ की बात करें तो पहले हम बात करेंगे सक्रियता वर्ड का। यानी किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी जोरदार कार्यवाही की जाती है उसे बोलते हैं सक्रियता, यानी कि बहुत सक्रिय रहना किसी चीज़ के अंदर। तो पिछले 30 वर्षों में अगर हम बात करें तो जनहित याचिकाओं के कारण हमारी न्यायपालिका ने उस रास्ते को अपनाया है जिसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। जो न्यायपालिका उन बातों में भी हस्तक्षेप करने लगी थी जब विधानमंडल अथवा कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र से संबंध रखती है, तो उच्चतम न्यायालय ने जनहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न केवल अपनी राय दी बल्कि सरकारी एजेंसियों को फटकारा भी। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें थी जैसे पर्यावरण की सुरक्षा, नदियाँ विशेषकर यमुना के पानी में बढ़ रहा प्रदूषण, श्रमिकों और अन्य निचले वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रश्न। तो इन सब चीज़ों के कारण ही न्याय सक्रियता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। तो ये थी न्यायिक सक्रियता कि न्यायिक सक्रियता होता क्या है। जैसे हम एक और चीज़ ले सकते हैं कि जिन पर विद्यमान विधि के बजाय व्यक्तिगत या फिर राजनीतिक विचारों पर आधारित होने वाली चीज़ों पर संदेह होने लगता है, तो वहाँ पे न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि निर्णय देते समय विधि की व्याख्या को बहुत अच्छे तरीके से यानी कि संविधान के अनुसार करें। तो ये हमारी न्यायिक सक्रियता की एक डेफिनेशन अलग से भी होती है। और जो इसकी जो अवधारणा आती है लोकहित याचिका यानी कि पीआईएल की अवधारणा से आती है, और ये सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू भी माना जाता है। तो न्यायिक सक्रियता को मैं दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पीआईएल का सबसे ज़्यादा ही फेमस एक तरीका है। अब इसका विकास कैसे हुआ था, तो हम पहले बात करें कि भारत में इसका विकास कैसे हुआ था। तो न्यायिक सक्रियता की वैसे तो जो अवधारणा आई थी संयुक्त राज्य अमेरिका से आई थी और वहीं से विकसित भी हुई। और इस शब्द का जो पहली बार है अमेरिकी इतिहासकार थे और एक एजुकेटर आर्थर स्लैंगर जूनियर द्वारा 1947 में इसको गढ़ा भी गया था। लेकिन अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में जो न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा है 1970 के दशक में आई थी। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी एन भगवती, न्यायमूर्ति ओ चिन्नाप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी ए देसाई ने इस देश में यानी कि भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव को रखा था। तो ये था हमारे भारत में इनका एक आवागमन या फिर इनकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो यहीं से हुई थी। इनके उत्तरदायी कारण क्या रहे थे, मतलब इनको क्यों भारत में लेकर आए थे, तो इसका ये कारण रहा था कि राज्य के जो अन्य जो दो अंग थे वो विफल होने लगे थे। विफल का मतलब है विधानमंडल और कार्यपालिका दोनों ही बहुत अप्रिय हो गए थे, कठोर निर्णय लेने में वो बहुत झिझक रहे थे। तो इससे न्याय सक्रियता को लाना भारत में बहुत ज़रूरी पड़ गया था। और दूसरा, जनहित में की गई कुछ मुकदमेबाजी शुरू हो गई थी, यानी कि गरीबी या पिछड़े वर्गों के लिए जो न्याय था एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ बन के रह गई थी। यानी कि ऐसा लगता है कि सब न्यायपालिका जो है वो पैसे वालों की है, तो इसलिए भी इसको लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कुछ ऐसी भी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा याचिकाएं भी दी गई। वो याचिका किस प्रकार थी, हरियाणा के भिवानी ज़िले में कार्य करे जो बंधुआ मजदूर थे उनके लिए भी ये एक याचिका थी। ये मैं सारे आपको वन बाय वन बताने जा ही रही हूँ कि जो महत्वपूर्ण निर्णय थे वो कौन कौन से थे जिसकी वजह से इनको लेकर आया गया था। तो ये था कि महत्वपूर्ण जो मजदूरों के हितों की जो रक्षा थी, यानी कि जो मैं अभी हरियाणा के बारे में आपको बता ही रही थी, तो ये इनकी वजह से लेकर आए थे कि सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल किसानों के हितों की चिंता की बल्कि मजदूरों के हितों की भी सुरक्षा की बात की थी, और तब इनको यहाँ पर लेकर आया गया। दूसरा था दुर्लभ वर्ग के हितों की रक्षा करना। दुर्लभ वर्ग यानी कि सबसे पहले तो महिलाएं आ जाती है कि महिलाओं के हितों की सुरक्षा करना के लिए न्यायालय ने बहुत ही महत्व दिया। दहेज के कारण होने वाली मृत्यु, महिलाओं पर होने वाले अन्य प्रकार के अत्याचार, इन सब के लिए भी, और सबसे बड़ी अत्याचार और साथ में तलाक, इन दोनों के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। दूसरा था न्यायालयों ने शिशुओं व बालकों के हितों की सुरक्षा के बारे में बात की गई थी। निःशुल्क कानूनी सहायता दी गई थी। जनहित के मुकदमे भी दिए गए थे। जनहित का मुकदमा एक थर्ड पॉइंट में भी आ जाता है क्योंकि अलग से आ जाता है ये पॉइंट, क्योंकि इसमें क्या है कि समाज के कुछ ऐसे दुर्लभ वर्ग भी आ जाते हैं कि जो ये नहीं जानते कि उनके कैसे उनको न्याय मिलेगा। जैसे उच्चतम न्यायालय ने जनहित के मुकदमे में ये कहा था कि ऐसे उपेक्षित व पीड़ित वर्ग को न्याय दिलाने के लिए कोई भी व्यक्ति संस्था न्यायालय का द्वारा खटखटा सकती है कि जो खुद नहीं सामने आ सकते, तो वो समाचार पत्र में छाप कर या पोस्ट कार्ड पर लिखकर मतलब या किसी भी तरीके से वो यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं।
चौथा पॉइंट है सरकारी व अन्य कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करना। ये बहुत ज़रूरी आ जाता है। महंगाई के भत्ते, बोनस वगैरह जो है वो टाइम टू टाइम दिए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब है तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ों को और एक भविष्य निधि यानी कि जो हमारा एक प्लान होता है वो भी ज़रूर मिलना चाहिए। यानी कि जब 60 साल तक या 62 साल तक किसी ने जॉब की है सरकारी महकमे में, उसके बाद उनका क्या होगा, उन्हें कहाँ से पैसा मिलेगा ताकि वो आगे की ज़िंदगी का को चला सके। तो इसलिए भविष्य निधि का भी दिया जाना ज़रूरी है। उसके बाद था जेलों में रहने वालों यानी कि कैदियों के हितों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी था। कई बार तो न्यायालय ने ये भी देखा था कि कैदियों की दशा बहुत ही ख़राब थी, अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इन सब चीज़ों को देखकर उन्होंने न्यायपालिका के अंदर बहुत ध्यान दिया गया, और बहुत ज़्यादा लोगों पर ध्यान देने के बाद ये भी पता चला कि उनके साथ कहीं कहीं पे तो उनको खाना नहीं दिया था टाइम पर, उनको बहुत मारा पीटा जाता था। तो इन चीज़ों को देखकर भी उनको बहुत ज़्यादा विचाराधीन में लिया गया। उसके बाद था नेक्स्ट हमारा पॉइंट, आर्थिक स्वच्छता के विरुद्ध संरक्षण। आर्थिक स्वच्छता तो होनी ही चाहिए। आर्थिक स्वच्छता का मतलब है ऐसा नहीं कि जो गरीब है वो गरीब ही होते जा रहे हैं और अमीर है वो अमीर ही होते जा रहे हैं। आर्थिक स्वच्छता का मतलब होता है कि जहाँ पर जो लोग गरीब है उनको इस तरीके से उनकी जो मौलिक जो ज़रूरत है उनको पूरा किया जा सके, और जो अमीर है वो ऐसा नहीं कि बहुत अमीर ही होते चले जाएं, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। अन्य महत्वपूर्ण कदम किस प्रकार लिए गए थे, जैसे कि एक मैं आपको वाकया बताती हूँ कि मोटर दुर्घटना में मेजर दिलीप सिंह की मृत्यु होने पर ऑपरेशन बोर्ड ने राजस्थान परिवहन निगम को निर्देशित किया कि उनकी पत्नी को 80,000 रुपये का मुआवजा देना चाहिए। इसके अलावा 1992 में जब 80,000 रुपये का मुआवजा दिया गया तो ये बहुत ही कम था, तो उसको 1992 में बढ़ाकर 4,18,000 रुपये कर दिया गया, और न्यायालय के आदेश पर ये उनको देना भी पड़ा। और इस चीज़ के लिए फिर और बाकी वहाँ के जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स थे, यहाँ तक के राजनेताओं को भी फटकार लगाई गई कि 80,000 रुपये का मुआवजा किसी भी तरीके से पूरा नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो न्यायिक सक्रियता को देती हैं। ये जो एक क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन नॉर्मल भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। थैंक यू सो मच।